नमस्कार। जादूगर जादू कर जाएगा, किसी को समझ नहीं आएगा। सत्ता के जादूगर ने जादू कर दिया और उस समाज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है जिसकी भलाई के नाम का डंका जादूगर की तरफ से पीटा जा रहा है। मुस्लिम समाज ने पहले भी चेतावनी दी थी और अब भी राजनीतिक दलों को धार्मिक एजेंडे की रणनीति के खिलाफ आगाह कर रहा है, उसके अंजाम से रूबरू कराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन 80-20 की सियासत में सत्ता उन्हें उनकी हैसियत डंके की चोट पर बता रही है। वैसे जादूगर जब एक हाथ से करतब दिखा रहा होता है तो दूसरे हाथ से वो आपकी नज़रों को धोखा भी दे रहा होता है। सत्ता के इस जादूगर ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। ये कैसा जादू है? हमारा जादूगर जनता से क्या छिपा रहा है? सबसे पहले आपको यही बताते हैं। आपसे रिक्वेस्ट बस ये है कि अंत तक इस वीडियो को देखिए, तभी आप सियासी जादूगरी के इस करतब को ठीक से समझ पाएंगे। वीडियो देखते देखते चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बात है वक्फ बिल की। इस बिल को आज लोकसभा में पेश किया गया और ख़ास तौर पर आज यानी कि 2 अप्रैल को पेश किया गया। आप कहेंगे 2 अप्रैल में ऐसा क्या खास है? दरअसल आज ही के दिन ट्रंप का टैरिफ मिशन शुरू हुआ है। खुद को दुनिया का दादा समझने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे लिबरेशन डे बता रहे हैं, यानी अमेरिका का मुक्ति दिवस। टिट फॉर टैट, मतलब जैसे को तैसा। इसी फार्मूले पर ट्रंप का टैरिफ अभियान आज शुरू हो गया है, तो जाहिर है इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। ट्रंप जिसे अमेरिका का मुक्त दिवस कह रहे हैं, वो भारत और भारत जैसे कई देशों पर अमेरिका की ओर से थोपी जा रही आर्थिक गुलामी की शुरुआत है। हमारी सरकार ने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन ट्रंप साहब ही सारी दुनिया को बता रहे हैं कि भारत उनके मुताबिक टैरिफ कम करने पर राजी हो गया है। हमारे जादूगर को अपने करतब से इस बात को भी छिपाना था। मीडिया में हेडलाइन मैनेजमेंट के ऐसे करतब आप पहले भी देख चुके हैं। आज जब दिन भर विपक्ष, मीडिया और आम लोग ट्रंप के टैरिफ से होने वाले भारत के नुकसान की बात करते, उस पर चर्चा करते, अमेरिका के आगे देश की मौजूदा सत्ता के सरेंडर की चर्चा करते, तब हमारे जादूगर ने उससे भी बड़ा दांव चलकर पूरा सीन ही बदल डाला, पूरी बहस ही बदल डाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्फ बिल से लोग ज़्यादा हैरान नहीं हुए, उन्हें तो पहले से ही पता है। हैरानी तो बिल के समर्थन में खड़े चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को लेकर है। आज चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सांसदों ने लोकसभा में वक्फ बिल के समर्थन का जो स्टैंड लिया, वो इन दोनों नेताओं के एक दिन पहले के रुख से बिल्कुल उलट है। नायडू और नीतीश कल तक मुस्लिमों के बीच वक्फ बिल के विरोध में गरज बरस रहे थे। उन्होंने अचानक अपने रुख को क्यों बदल लिया? हम आपको ये सीक्रेट भी बताएंगे। और अब बिहार में नीतीश कुमार की सियासत और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की रणनीति कैसा मोड़ ले सकती है, इन मसलों को भी समझेंगे। नायडू के पास तो पूर्ण बहुमत की सत्ता है, तो अगले 4 साल उन्हें कोई फिक्र नहीं करनी है। लेकिन वक्फ बोर्ड संशोधन के जरिए बिहार के विधानसभा चुनाव को अब नीतीश कुमार, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह साधेंगे, इसका समीकरण भी बेहद दिलचस्प हो गया है। बिहार के 19% मुस्लिमों को नाराज कर मोदी और शाह के चुनावी हिंदुत्व ने नीतीश कुमार और चिराग पासवान की राजनीति को क्या मुश्किल में डाल दिया है? या फिर नरेंद्र मोदी ने जीत के लिए अपना वो मशीनी फार्मूला नीतीश और चिराग को भी समझा दिया है, जिसे लेकर विपक्ष हमेशा आरोप लगाता रहता है। बिहार के 19% मुस्लिमों को नाराज कर मोदी और शाह के चुनावी हिंदुत्व ने नीतीश कुमार और चिराग पासवान की राजनीति को क्या मुश्किल में डाल दिया है? या फिर नरेंद्र मोदी ने जीत के लिए अपना वो मशीनी फार्मूला नीतीश और चिराग को भी समझा दिया है, जिसे लेकर विपक्ष आरोप लगाता रहता है? या फिर एक बड़ी तस्वीर ये है कि मोदी और शाह इस बार सिर्फ चुनावी हिंदुत्व के सहारे ही बिहार में अपना सीएम बनाने की बिसात वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के जरिए रख चुके हैं, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार, चिराग पासवान से लेकर चंद्रबाबू नायडू तक बहुत बड़ी राजनीतिक चूक कर बैठे हैं। इतना तो तय है कि ये वक्फ बोर्ड संशोधन एनडीए की सरकार का नहीं, सिर्फ बीजेपी का एजेंडा है।
इस एजेंडे को पूरा करना नरेंद्र मोदी की एक मजबूरी भी है। नरेंद्र मोदी की उस मजबूरी पर भी हम आएंगे, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की क्या मजबूरी थी जो वो जादूगर के जादू में फंस गए। इतना तो हर कोई समझता है कि राजनीति अब समाज सेवा नहीं है, सत्ता भी अब कॉरपोरेट बिजनेस की तरह नजर आती है। अपने देश में विपक्ष ये आरोप लगाता ही रहता है कि मोदी सरकार पिछले दरवाजे से अपने कॉरपोरेट मित्रों के फायदे के लिए काम कर रही है। इस पर्दे को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरह हटा दिया है। उनके कॉरपोरेट मित्र एलॉन मस्क सीधे सरकार में शामिल हैं और पूरे परिवार के साथ राष्ट्रपति ट्रंप के बगल में खड़े दिखाई भी देते हैं। अमेरिका के भीतर से लेकर दुनिया के दूसरे देशों तक तमाम नीतियों में मस्क सीधा दखल भी दे रहे हैं और गाहे बगाहे धमकी की भाषा भी बोलते हैं। ऐसे में सरकारों को मूल मंत्र यही नजर आता है कि धंधा है तो सब चंगा है। आम पब्लिक को क्या चाहिए भला? 5 किलो मुफ्त राशन, बिना कुछ किए धरे खाते में 2-2.5 हज़ार रुपये और वक्त ज़रूरत के हिसाब से सौगातें मोदी। अभी अभी दिया गया ईद के मौके पर। आप समझ रहे होंगे सारी राजनीति। और इन सब में उलझी जनता के पीठ के पीछे कारपोरेट मित्रों को 16 लाख करोड़ की कर्ज माफी की सौगात मिल जाएगी। इसके एवज में ये कारपोरेट मित्र क्या करेंगे? इसी सवाल का जवाब है चंद्रबाबू नायडू का वक्फ बोर्ड को लेकर नरेंद्र मोदी के पाले में खड़ा होना। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को अपने आंध्र प्रदेश को चमकाना है और उसके लिए नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार से उन्हें भारी भरकम बजट तो चाहिए ही। नई बन रही राजधानी अमरावती में भारी भरकम कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। जिनके लाखों करोड़ कर्ज माफ किए जाएंगे, क्या वो ये काम नहीं करेंगे? और ऐसा करने के लिए उन्हें जो कर्ज माफी मिल रही है उसका अधिकार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास ही है। ऐसे में मोदी जी की बात मान लेने में ही भलाई है और सत्ता की मलाई है। यानी चंद्रबाबू नायडू अगर चंद रोज पहले इफ्तार पार्टी में मुस्लिम समाज से किए वादे को भूल रहे हैं, वायदा खिलाफी कर रहे हैं, तो इसे समझना मुश्किल नहीं। नायडू बाबू तो नरेंद्र मोदी को समर्थन देने के पहले दिन से ही ऐसा कुछ करते आ रहे हैं। शायद इसीलिए उन्होंने मोदी कैबिनेट में ना किसी विशेष मंत्रालय की मांग रखी, ना ही स्पीकर पद के लिए जिद की। जबकि गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे बड़ी पार्टी होने की वजह से उनका ये स्वाभाविक अधिकार था। लेकिन नायडू बाबू की प्राथमिकता तय है। शायद उनका इकलौता फोकस बजट है, बाकी सब कुछ उसके बाद। हम आपको 3 दिन पहले ही अपने वीडियो में बता चुके हैं कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास कराने और कानून बनाने की राह में सहयोगी दलों की तरफ से नरेंद्र मोदी के सामने कोई मुश्किल नहीं आने वाली। इसकी हकीकत भी आज आपने देख ही ली। मोदी की मुश्किल या कहें कि मजबूरी उनकी अपनी है, अंदरूनी है। वो मजबूरी विपक्षी सांसदों की नारेबाजी में सामने भी आई। जब लोकसभा में बहस के दौरान कांग्रेस की ओर से मुख्य वक्ता गौरव गोगोई ने सरकार पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए सवाल दाग दिया कि आखिर ये बिल आया कहां से। इस पर विपक्ष के सांसदों ने चिल्लाकर नागपुर का नाम लिया कि नागपुर से आया है। इस पूरे मसले को समझने से पहले नीतीश बाबू के बिहार चैप्टर को भी जान लीजिए। नायडू को तो बजट और इन्वेस्टमेंट चाहिए, नीतीश को क्या चाहिए? नीतीश कुमार का बड़ा सपना तो आगामी चुनाव जीतकर फिर से मुख्यमंत्री बने रहने का ही है, लेकिन उनकी मजबूरी है कि अब वो बीजेपी का दामन छोड़ नहीं सकते। इसकी 2 बड़ी वजह हैं। एक तो अब वो अपने बेटे निशांत को बिहार की राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं, जो कि आरजेडी के साथ जाने पर आसान नहीं होगा, क्योंकि वहां पिछड़ों की राजनीति करने वाले युवा तेजस्वी यादव मौजूद हैं। दूसरा, तेजस्वी अब खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए कमर कस चुके हैं। 2 वजहें और भी हैं। एक तो ये कि नीतीश कुमार पर पलटू राम का तमगा चिपक चुका है। ऐसे में ऐन चुनाव के वक्त एक बार फिर पलटने से पूरी साख मिट्टी में मिल सकती है। दूसरा, केंद्रीय एजेंसियों का खौफ नीतीश के चारों ओर दस्तक दे चुका है। वैसे भी तेजस्वी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार का नहीं
चंद अफसरों का राज चल रहा है, जिसकी कमान दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह के हाथ में है। मोदी और शाह की सेंध जेडीयू में कितनी गहरी है, इसका पूरा पूरा एहसास भी नीतीश कुमार को है। कुल मिलाकर नीतीश कुमार पूरी तरह मोदी और शाह के चक्रव्यूह में घिरे नजर आ रहे हैं। अब नीतीश के सामने सवाल वक्फ बोर्ड या नरेंद्र मोदी की उस राजनीति का नहीं है जिसके विरोध में कभी नीतीश ने मुख्यमंत्री की कुर्सी तक छोड़ दी थी। अब सवाल नीतीश के मौजूदा वजूद और बेटे के भविष्य का है। इसीलिए मुस्लिमों के इफ्तार पार्टी का विरोध करने के बाद भी नीतीश नरेंद्र मोदी के साथ ही खड़े हैं। जमायते इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने इसके चुनावी परिणाम से भी नीतीश कुमार को खबरदार किया है। लेकिन नीतीश को कल से ज़्यादा अपने आज की फिक्र है। पार्टी टूटने का खतरा भी उनके सिर पर हर वक्त तलवार की तरह लटकाया जाता है। नीतीश अब 2005 या 2014 या फिर 2020 वाले मुख्यमंत्री नहीं हैं। ये भी पूरा बिहार देख रहा है। बदले सियासी समीकरण में नीतीश के हाथ से 19% मुस्लिमों का वो 30% हिस्सा फिसल सकता है जो अब तक लगातार उनके साथ रहा है। लेकिन मुमकिन है कि मोदी और शाह ने उन्हें समझा दिया हो कि ओवैसी जैसे चुनावी कार्ड से वो इस मुश्किल को दूर कर सकते हैं, मुस्लिम वोटों में बंटवारा करवाकर। वक्फ कानून के जरिए मोदी और शाह ने मंडल की राजनीति पर कमंडल के भारी होने और हिंदू वोट बैंक के गोलबंदी का भरोसा भी नीतीश को दिया हुआ हो सकता है। और इन सबसे ऊपर विपक्ष का जो सबसे बड़ा आरोप है मशीनी जीत का, वो भी मोदी और शाह का ट्रम्प कार्ड हो सकता है। संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं। 5 सांसद वाले चिराग पासवान और 2 सांसद वाले जयंत चौधरी सरीखे नेता मोदी और शाह की राजनीति का रोड़ा बन सकते हैं, ये सोचना ही बेमानी है। इसीलिए बिना किसी परवाह के नरेंद्र मोदी अपनी 80-20 की सियासी चाल चल रहे हैं। ऐसा करना इस वक्त प्रधानमंत्री की एक मजबूरी भी हो सकती है। वक्त की ये मजबूरी उनकी उम्र और सत्ता के रथ का घोड़ा बदलने की नागपुर की जिद भी हो सकती है। ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर संघ की मर्जी को मान चुके हैं। मीडिया में इस तरह की खबरें छप रही हैं कि मोदी का दुश्मन नंबर 1 बीजेपी का नया अध्यक्ष बनने जा रहा है। इस पर हम जल्द ही पूरी तस्वीर आपके लिए लेकर आएंगे। संघ की मर्जी के बीजेपी अध्यक्ष के एवज में शायद नरेंद्र मोदी को 75 बरस की उम्र पार करने के बाद भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहने की मोहलत मिल गई हो। ज़्यादा लंबी नहीं तो कम से कम अगले बरस तक ही सही, ताकि मोदी जी खुद अपने हिसाब से अपना रिटायरमेंट प्लान कर पाएं। एक अंदाज़ा ये है कि इस दौरान वक्फ बोर्ड का हिंदुत्व की चाशनी में लिपटा कानून बनाना मोदी जी की मजबूरी हो सकती है। अपनी कुर्सी को सलामत रखने के लिए हो सकता है कि मोदी जी ने सरसंघ चालक मोहन भागवत को बिहार, बंगाल से लेकर तमिलनाडु और केरल तक बीजेपी की जीत का सपना भी दिखाया हो। ये आज की राजनीति है जिसके असल जादूगर तो नरेंद्र मोदी ही हैं। अब आप खुद सोचिए कि सत्ता की इस 80% वाली जादूगरी में 20% वालों की सियासी ज़मीन कहाँ ठहरती है? सामाजिक ताने बाने की सोच कहाँ ठहरती है? संविधान में बगैर किसी जाति, धर्म, पंथ और मजहब के भेदभाव के जो स्वतंत्रता हर भारतीय को मिली है, उस स्वतंत्रता का इस जादूगरे वाली सियासत के सामने भला क्या मोल? बहुत बहुत धन्यवाद।